नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। महंगाई रोकने के लिए सरकार की कोशिशों के बीच न्यूज एजेंसी पीटीआई ने खबर दी कि रसोई गैस और केरोसिन महंगा हो सकता है। ऐसा किरीट पारिक कमेटी की सिफारिशों को मानने का पेट्रोलियम मंत्रालय ने फैसला किया है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऐसी खबर से इनकार किया है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई को लेकर आज अजीब सी दलील दे दी। सरकार खाने पीने की चीजों के दाम को लेकर जो दलील पेश कर रही है, उससे भी आपकी जेब का बोझ घटने की बजाय बढ़ने के ही संकेत हैं। ये जो जुलाई से दिसंबर तक का हर वर्ष की अवधि होती है, कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। महंगाई के सवाल पर ही मनमोहन सिंह की नीतियों को मात देकर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब मोदी के मंत्री भी वही बातें करने लगे हैं जो पहले सरकार में रहते हुए कांग्रेस के नेता कहा करते थे। जिन वस्तुओं के संबंध में कहा गया कि आज 25-27 रुपए की हैं, इस जुलाई दिसंबर के दौरान पिछले वर्षों में 70, 80, 100 तक गई है और इसलिए अभी कोई पैनिक स्थिति ऐसी नहीं है। पहले नीतियों को जिम्मेदार बताने वाली बीजेपी अब महंगाई के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मेन मुद्दा जो है इसमें जमाखोरी है। जो राज्य सरकार हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें पहल करने की आवश्यकता है। सवाल सिर्फ प्याज और दाल का नहीं है। पेट्रोल, डीजल और रेल किराए में बढ़ोतरी करके मोदी सरकार पहले ही लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा चुकी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खबर है कि तेल मंत्रालय ने किरीट पारिक कमेटी की उन सिफारिशों को मान लिया है जिसमें रसोई गैस और केरोसिन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रालय ने अपनी सिफारिश सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर को भेज दी है। सीसीपीए ने सिफारिश पर मुहर लगा दी तो फिर सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा होकर 650 रुपए तक का हो जाएगा। अभी सरकार एक सिलेंडर पर 450 रुपए सब्सिडी देती है। इसी तरह केरोसिन भी 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए लीटर का हो जाएगा। 1 लीटर केरोसिन पर सरकार को अभी 33 रुपए का घाटा हो रहा है। डीजल समेत केरोसिन और रसोई गैस पर सब्सिडी की वजह से सरकार को अभी 1,01,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी और केरोसिन के दाम हाल फिलहाल में बढ़ने से इनकार किया है। कड़े फैसलों के नाम पर डीजल, पेट्रोल, गैस, उनकी कीमतों में केंद्र सरकार द्वारा की गई बढ़ोतरी महंगाई रोकने की कवायद पर अब पूरी तरह से मजाक बनकर रह गई। तो सवाल यही है कि महंगाई आखिर कौन बढ़ा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें, वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि इसके लिए जमाखोर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इस बढ़ती महंगाई के पीछे जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी कि महंगाई पर मोदी सरकार क्या बहाना बना रही है। जमाखोरों पर लगाम नहीं लगेगी तो फिर कैसे घटेगी महंगाई? क्या हर बार जमाखोरों वाली दलील ही दी जाएगी? और क्या महंगाई वाकई में लाइलाज हो चुकी है? यूपीए सरकार के दौरान हमने बढ़ती महंगाई देखी और अब एनडीए के दौरान भी इसी तरह की स्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एनसीपी से नवाब मलिक साहब जुड़ गए हैं और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर गौरव वल्लभ। कुछ और मेहमान हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत है। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक अजीब सी बात कही। उन्होंने ये कहा कि जुलाई से दिसंबर की जो साइकिल है उसमें महंगाई बढ़ती है, उसको आप बड़ी हैरानी से ना देखें। लेकिन सवाल ये है कि ये बात जब यूपीए शासन में थी उस वक्त कभी हमें जेटली साहब या बीजेपी के मुंह से सुनने के लिए नहीं मिली। जुलाई से दिसंबर का साइकिल, उनका क्या तर्क है ये वो साफ नहीं कर पाए। लेकिन हमने देखा है कि जमाखोरों के नाम पे सरकार पिछले कई दिनों से गुहार मचा रही है। अब कौन से जमाखोर है, कोई ये जिन है, भूत है, शैतान है जिसे सरकार नहीं पकड़ पा रही है। अगर ये दूसरे राज्यों पर ठिकरा फोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में इस जिन को कब बोतल में ये बंद करेंगे, कौन सा जमाखोर है, ये लोगों को बताएं। ये गुमराह ना करें। डीजल का दाम बढ़ेगा तो माल ढुलाई का दाम बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी। डीजल का दाम बढ़ेगा तो किसानों के पंपों को डीजल लगता है, उसके दाम बढ़ेंगे तो उत्पादन क्षमता में कीमत बढ़ेगी, तो वहां पे दाम बढ़ेंगे। आप जो मौलिक चीजें हैं जिसके दाम बढ़ा रहे हो तो उससे महंगाई बढ़ रही है।
अगर कोई भूत जिन है तो पकड़े और बताए कि इस जिन ने बढ़ाया था, तो लोगों को समझ में आएगा। सिर्फ बोलने से ठीक है, नहीं आप कह रहे हैं सिर्फ महंगाई की बात ना करें, बढ़ रही है अगर महंगाई तो फिर ठोस कारण भी बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी मौजूद हैं। प्रोफेसर वल्लभ, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सरकार के पास कोई और चारा है? क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ तो यूपीए सरकार की खराब नीतियां रही जिस वजह से महंगाई बढ़ी है, सब्सिडी का बोझ बहुत ज्यादा है और अगर इन तमाम चीजों को आपको दुरुस्त करना है तो कड़वी दवा देनी होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम महंगाई को 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक पहला फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, जिसके बारे में कई दिनों से चर्चा हो रही है। आज भी वित्त मंत्री जी का बयान था उस बारे में, जमाखोरी और ये कोई नई बातें नहीं है, पर इसका जो मौलिक कारण है कि आज हमारा जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है, जो फूड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, उसको हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक तो सीरियल इन्फ्लेशन, जो खाद्यान्न की महंगाई, और एक जो मीट, दूध, इन प्रोडक्ट्स की महंगाई। अब खाद्यान्न की महंगाई को रोकने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस होने चाहिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी कुछ खाद्यान्न रिलीज किया मार्केट में बेचने के लिए, पर ये नेहा जी एक विशियस साइकिल है। अब क्या होगा कि वहाँ से रिलीज किया, एफसीआई ने अनाज बेचने के लिए अनाज को रिलीज किया, तो अब राज्य सरकारें खरीदेगी, एमएसपी के ऊपर के प्राइस से खरीदेगी, वो वापस हमको डेफिसिट देगा, फिस्कल डेफिसिट होगा, वो वापस इन्फ्लेशन को इफेक्ट करेगा। तो प्रोफेसर वल्लभ, यानी आप इस बात में दम मानते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली की, जब वो ये कहते हैं कि जमाखोरों की एक बहुत बड़ी भूमिका है महंगाई को इस कदर बढ़ाने में, और वो राज्य सरकारों की भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। नहीं जी, जमाखोरी में अपन खाद्यान्न की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा स्टॉक तो सरकार के पास है, तो सब्जियों की बात अलग से कर सकते हैं, पर खाद्यान्न की महंगाई भी अगर बढ़ रही है, चावल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जमाखोर तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास सबसे बड़ा खाद्यान्न का स्टोरेज है। ये बहुत अहम बात आपने कही। जब सरकार की तरफ से कोई हमारे साथ जुड़ेगा, बीजेपी की तरफ से मेहमान, तो उनसे हमें जरूर इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय झा जुड़ गए हैं। संजय, सवाल ये है कि ये बढ़ती महंगाई के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है, और ऐसा लग रहा है कि एनडीए भी अब वही दलीलें दे रही है, एनडीए की सरकार जो आपकी सरकार देती थी। सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है, आपकी गलत नीतियां रही हैं, अब इन सबको दुरुस्त करने के लिए मोदी सरकार को कुछ कड़े कदम तो उठाने पड़ेंगे। देखिए नेहा जी, सच्चाई यही है कि यदि हमें महंगाई कम करना है, जिसमें मैं भी ये मानता हूं कि उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक सबक मिला जबकि हम चुनाव हार गए, क्योंकि जी मैं आपको रोकना चाहूंगी संजय, क्योंकि इस वक्त उपभोक्ता कल्याण मंत्री रामविलास पासवान अपनी बात रख रहे हैं, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। दमन दीव से लेकर के सारे जगहों से कोई ऐसा राज्य नहीं बचा था जहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, और मैं समझता हूँ कि हमको बतलाया गया कि पहली बार जो है जो राज्यों के खाद्य मंत्री की बैठक बुलाई गई है, उसमें इतनी बड़ी उपस्थिति थी और उसमें पूरा दिन जो है डिस्कशंस क्या कहते हैं चले, और खुल करके सब लोगों ने अपनी बात को रखा। और हमें इस बात का खुशी है कि जहां नेशनल इंटरेस्ट का मामला आता है तो उसमें सारे के सारे राज्य के जो मंत्री थे या और भी क्या कहते हैं कि सब भावना से ऊपर उठ करके लोगों ने जो है खुल करके अपने विचार को रखा, और कुछ मुद्दों के ऊपर में एक आम सहमति भी बनी। और उसमें जो सबसे पहला जो मुद्दा है कि जो अभी चल रहे हैं महंगाई का सवाल है, तो उसमें आप पढ़ेंगे महंगाई के सवाल के संबंध में अलग अलग राज्यों के, बहुत राज्यों में लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो ये कोई इशू नहीं है, बहुत लोगों ने कहा इशू है, तो लेकिन आम जो इसमें एक निर्णय ये लिया गया, निर्णय नहीं एक आम सहमति हुई कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसको सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और उसको और तीत देने की जरूरत है, दांत देने की जरूरत है। और इसलिए उसमें था कि उसको जो है जो अपराध है उसको नॉन वेलेबल जो है गैर जमानती है ना, इसको जो है अन्य नॉन वेलेबल जो है बनाया जाए। उसमें विस्तार से क्या कहते हैं कि चर्चा हुई, और मतलब लोगों का ये कहना था कि जितना ये जो है जमाखोर जो है, ये मुख्य मुद्दा जो है जमाखोरी का है, क्योंकि एक तरफ में जो है प्रोडक्शन है
और प्रोडक्शन के अनुपात में सप्लाई नहीं हो रहा है और जमाखोरी हो रही है। तो इसके लिए मेन क्या कहते हैं जो जिम्मेवारी है जमाखोरों की जिम्मेवारी है, कालाबाजारी करने वालों की जिम्मेवारी है और इस कानून को और क्या कहते हैं सख्त बनाया जाए जिससे कि इस तरह की वारदात को रोका जा सके। दूसरा ये काम राय थी कि शायद इस तरह की घटनाएं जो है वो जो मूल्य वृद्धि की बात है वो हर महीने ये 4 महीने का ये जो बीमारी है और ये बीमारी जून जुलाई से शुरू होता है और अक्टूबर तक जो है जब तक नया फसल नहीं आता है तब तक ये रहता है। तो उसके लिए जो है ये कहा गया कि हम लोगों को स्टोरेज की जो है व्यवस्था जो है स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए और सब लोगों की राय हुई कि कम से कम हर जिला में 600 कितना जिला है 635 जिला हैं। सभी जिला में जो है कम से कम एक जो है स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो ये समस्या हमारे सामने में उत्पन्न नहीं हो और समस्या उत्पन्न हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि मीट कर सकें। और तीसरा चीज एक ये भी था कि जो एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को आप सुनते हुए जिन्होंने कहा कि स्टोरेज की व्यवस्था होनी जरूरी है, इसके साथ ही जमाखोरों पर नकेल कसने की जरूरत है और एसेंशियल्स कमोडिटीज एक्ट जो है उसको ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है इस बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। शिवसेना से प्रेम शुक्ला जी और बीजेपी से विजय गोयल जी। और प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, रखिए अपनी बात। सवाल यही कि इस बढ़ती महंगाई के पीछे जिम्मेदार कौन है? देखिए अभी जो मैं सुन रहा हूं जो आपके हमारे जो वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि जमाखोरी पर ही इनका जो लगता है इनका नजरिया वहीं पर है, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है क्योंकि ये बात सही है कि जमाखोरी एक समस्या है, परंतु यहाँ जो महंगाई है उसका एक विकल्प है, वो है उत्पादन आपको बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरीके के उन्होंने अभी कदम उठाए हैं मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अस्थायी एक जो उनका जो समाधान ढूंढ रहे हैं वो बड़ा अस्थायी है। देखिए यदि मेरे पहले शंकर रेड्डी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा था कि यदि होर्डिंग की जो बात हो रही है, जमाखोरी की बात हो रही है, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है, एक मिनट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है मैं समझता हूं कि उसमें होर्डिंग ज्यादा देर तक हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है जो खुद ही खराब हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त फूड ग्रेन्स की तो सप्लाई बहुत है हमारे पास। हाँ। तो ये जमाखोरी के बारे में ये क्या कह रहे हैं, ये इनका मैं नहीं समझता हूं कि ये जानते हैं, क्योंकि इस वक्त यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात सही नहीं हुए और यहाँ पर यदि मानसून का भी दबाव आ गया तो यहाँ पर इनको मानना पड़ेगा कि भाषण देने से संचालन नहीं होता है, भाषण देने से लोगों के घर में आप राशन नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूं मैं। विजय गोयल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विजय गोयल साहब, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो अभी ये सामने आ रही है तस्वीर कि पेट्रोल के दाम में इजाफा, डीजल के दाम में इजाफा, रेल किराया, माल भाड़े दोनों में वृद्धि, इसके अलावा प्याज हो, हरी सब्जियां हो, इनके दामों में वृद्धि, और तो और अगर हम अनाज की बात करें तो चावल के दाम में भी वृद्धि, और यहाँ स्टॉक रखने की जिम्मेदारी एफसीआई की होती है। महंगाई घट कहाँ रही है? आपने वादा तो कुछ और किया था जनता से। हमें आए हुए कौन से 10 साल या 5 साल या 1 साल हो गया है, हमें जिस तरह की अर्थव्यवस्था मिली है और उसके बाद जो हालात हुए हैं उसमें मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार इतनी कड़ी मेहनत कर रही हो जो पहले की गई होगी। पहले समय के अंदर फैसले लेने के लिए तब मीटिंगें होती थी और तब कदम उठाए जाते थे, जब प्याज 80 रुपए किलो 70 रुपए किलो हो जाती थी। यहाँ पहली दृष्टि के अंदर ही जब ये देखा कि भाई थोड़ा सा भी दाम बढ़ा है तो सरकार ने महंगाई लगाम लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अगर आप चाहते हैं पहले जैसी अर्थव्यवस्था चले तो हम भी सब्सिडीज दे देते हैं और खजाने को लुटाना शुरू कर देते हैं और थोड़े दिनों के लिए वाहवाही लूट लेंगे। कड़वी दवा की जरूरत है, लेकिन विजय गोयल साहब ये समझाइए, क्योंकि नवाब मलिक साहब भी ये जानना चाहते थे कि वित्त मंत्री अरुण जेटली का इस बात से क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि जुलाई से दिसंबर तक महंगाई तो बढ़ती है। जब 10 साल आप लोग विपक्ष में थे तो ऐसी कोई बात आपने यूपीए से कभी नहीं कही कि जुलाई से दिसंबर तक तो बढ़ती है महंगाई। नहीं, देखो ये इस बात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी फसल कब है और कैसा है, किंतु जो असल जो बात है वो ये है
कि जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि ये सरकार पहले से ही ठोस कदम उठा रही है। पहला ठोस कदम उन्होंने ये उठाया कि भाई अपनी बैठक करके ये फैसला किया कि भाई जो जमाखोर हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि कोई प्याज टमाटर की उपज कम है ऐसी भी बात नहीं है। तब जो सीजन ये जो चीजें होती हैं उसको लोग स्टोर कर लेते हैं, उसके ऊपर कहा है। अभी रामविलास पासवान जी ने अपने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और उसके बाद ये वहां पे भी लोगों ने कहा भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और फिर जो गोदाम नियत दिख रही है, नियत दिख रही है, लेकिन क्या वो ठोस कदमों में तब्दील होगी और कब तक होगी, कितना इंतजार जनता करे, ये सवाल है। विजय गोयल जी, मैं फिर आपके पास आऊंगी, आपकी बात पे बाकी मेहमान भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रेम शुक्ला जी को भी इसमें शामिल करना चाहूंगी, शिवसेना जो कि आपकी अहम सहयोगी है केंद्र में। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आपको लगता है कि जनता में निराशा जरूर आई होगी, आप कड़वी दवा दे रहे हो, आप अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने की बात कर रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि हर कदम का भार जनता की जेब पर पड़ रहा है फिलहाल। नहीं, इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि महंगाई एक आर्थिक रोग है और हमने बीते तमाम चुनाव में इस महंगाई के आर्थिक रोग पर चर्चा की है। कांग्रेस पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में बारंबार हर महीने लगभग नियम पूर्वक कहती थी ये लाइलाज रोग है। भारतीय जनता पार्टी यह कहते हुए सत्ता में आई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कि हम इस लाइलाज रोग को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और वो ठीक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक आप जो है जिन्होंने ऑपरेशन टेबल पर, जिनके ऑपरेशन टेबल थे वो लाइलाज होकर हटा दी गई, अब दूसरे ऑपरेशन टेबल पर आया है। प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं इसे लाइलाज रोग यूपीए बता रही थी, हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं। संजय झा, आपने सुना बीजेपी और शिवसेना दोनों की तरफ से कहा गया है कि आपके वक्त में और एनडीए के समय में फर्क ये है कि आपके वक्त आप लोगों ने मान लिया था कि महंगाई लाइलाज है। उस वक्त प्याज क्या पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो जाएगा, इसके बारे में चर्चा होती थी। अभी 10 रुपए का इजाफा हुआ है तो सरकार हरकत में दिखाई दे रही है, ऐसा कहना है बीजेपी का, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा की तरह एक गलत बात, बेबुनियाद बात, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम सत्ता में थे और ये विपक्षी दल थे, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल सही तरीके से नहीं निभाया। एक उदाहरण देना चाहूँगा नेहा जी आपको। एनडीए के सरकार के समय उस वक्त तेल का दाम $30 पर बैरल था, और जब हम सरकार में थे अंडर यूपीए द प्राइस वाज अराउंड $100 के ज़्यादा पर बैरल। तो हम लोग सब जानते हैं कि तेल के कारण, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के कारण देश में महंगाई को कंट्रोल करना अब ज़्यादा मुश्किल है। मैं नामुमकिन नहीं कहूँगा, बहुत मुश्किल है, और आज इनको इसका पूरा सच्चाई इनके सामने आया है। इनको सामना करना चाहिए। डरपोक के जैसा ये नहीं कि दूसरे पर आरोप लगाए, आलोचना और समीक्षा से कुछ नहीं होगा। इन्होंने भारत के लोगों का अपेक्षा है, इन्होंने आसमान तक ऊपर उठाया है, इनको इस पर परफॉर्म करना चाहिए। अत्यंत विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि जब पेट्रोल 18 रुपए था से 36 रुपए इनके कार्यकाल में हो गया। 36 रुपए से जब पेट्रोल सिर्फ जो है 40 रुपए हुआ था, उस समय जो है पूरी कांग्रेस ने देश में राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया था अपने सहयोगी दलों की तरह मिलकर, और ये 2004 तक लगातार इनके इस तरह के आंदोलन थे कि भारतीय जनता पार्टी जमाखोरों की, मुनाफाखोरों की, कॉरपोरेट की पार्टी, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। तो ये सबसे पहले, जबकि ये सत्ता में लगातार 50 वर्षों तक उसके पहले थे। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये है, आप भी वही दलील नहीं दे रहे जो पिछली सरकार दे रही थी। आप भी कहते थे कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। नहीं, वो कच्चे नहीं, उस पर क्या उपाय योजनाएं की जा सकती है? देखिए, एक रोग हमारे अर्थतंत्र को लगा है, उसको 2 तरीके होंगे, शिनाख्त करना और इलाज करना। इन्होंने कह दिया हमने शिनाख्त कर लिया, इलाज नहीं हो सकता। ये कर हमने शिनाख्त किया और इलाज हो रहा है। आपने क्या इलाज किया? करेंगे, आपने ₹1.69 प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो भी बढ़ा रहे थे। शिनाख्त करके कह रहे हैं कि हम इलाज करेंगे। प्रोफेसर वल्लभ, आपको लगता है कि यहाँ शिनाख्त करके इलाज हो रहा है? उसका रिजल्ट है। एनडीए और यूपीए में ये फर्क दिख रहा है आपको? एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ले लेती हूँ सर। नेहा जी, काफी समय से ये आर्ग्यूमेंट हम सुन रहे हैं, जमाखोरी, इंटरमीडिएशन जो कि बिचौलिए, तीसरा अपना कि भाई जून से जुलाई मॉनसून, खराब मॉनसून, और फिर कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम। हमें अब स्पेसिफिक इलाज चाहिए। हमें ये चाहिए
कि भाई कोल्ड स्टोरेज पे हमें कैपिटल सब्सिडी देवे सरकार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज लगे। अब पिछले 3 वर्षों से हम सुन रहे हैं कि मंडी टैक्स को एबॉलिश करना है, APMC में हमें अमेंडमेंट्स करने हैं। अब हमें एक्शन चाहिए सरकार से। अब हमें ये चाहिए कि स्पेसिफिक कैपिटल सब्सिडी मिले कोल्ड स्टोरेज में। हमें ये चाहिए कि जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, जो कि स्पेशली SMEs के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, उसको ओपन करें, बड़े प्लेयर्स उसमें आए। विजय गोयल जी, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? चाहे वो APMC में बदलाव की बात हो, मंडी टैक्स हटाने की बात हो, कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे सभी जिलों में, ये तो बात कोई भी समझेगा। आप इसके लिए कर क्या रहे हैं? एक कॉन्क्रीट प्लान क्या है, वो कब आएगा आपकी तरफ से सामने? देखिए, आप एक एक करके सुनिए। पहला कंक्रीट प्लान ये है कि अगर यहाँ जमाखोरी हो रही है तो जमाखोरों के खिलाफ एक्शन करना, वो पहला कंक्रीट प्लान है। इससे पहले तो हमने कभी कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं सुना था कभी भी, और कांग्रेस ये कहती थी बीजेपी जो है व्यापारियों की जमाखोरों की पार्टी है, ऐसा ब्लेम करती थी। किंतु आज सब जगह मैसेज चला गया, और मैसेज कम से कम केवल आलू प्याज के लिए नहीं चला गया। मैसेज चाहे वो दाल हो, चावल हो, कोई भी चीज हो, सबके लिए मैसेज चला गया कि भाई ये सरकार काम करना चाहती है और ये सरकार किसी भी को छोड़ेगी नहीं जो गलत काम करेगा। ये पहला काम किया है। दूसरी बात की है, रातों रात गोदाम तो नहीं बनेंगे, किंतु अभी जो फूड मंत्रियों की, सेक्रेटरीज की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये जरूर बात आई है कि भाई जितने भी महीने इनको स्टोर किया जा सकता हो, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूं कि कितने महीने स्टोर हो सकता है, किंतु जितने भी महीने स्टोर किया जा सकता हो, इनके भी स्टोर हर जिले के अंदर बनना चाहिए। ऐसी हर जगह थी। तीसरा ये था, एसेंशियलिटी कमोडिटीज एक्ट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और इसके अंदर नॉन अवेलेबल भी इसको कर देना चाहिए। ऐसा कई राज्यों के मंत्रियों ने, रामविलास पासवान ने, खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इसकी जानकारी दी। विजय गोयल जी, आप 3 अहम बातें बोल रहे हैं। नवाब मलिक साहब, आपको लग रहा है ये 3 अहम बातें जो आपकी सरकार से गायब थी, वो अब दिखाई दे रही हैं एक्शन में, ये कहना NDA का? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ हम कुछ कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश हो रही है। ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि जमाखोरों पे लगाम लगाना चाहिए। जब आप कमोडिटी एक्सचेंज बनाकर बैठे हुए हैं, जहां आपको फिजिकल स्टोरेज करने की जरूरत नहीं, आप कमोडिटी एक्सचेंज में कीमतों को उतार चढ़ाव करने का अधिकार आपके पास है। आप 1 लाख टन की खरीदी कर लो, 1 लाख टन बेच लो। जब वहां पे आपको फिजिकल स्टॉक की जरूरत ही नहीं और ऐसी व्यवस्था देश में है, तो निश्चित रूप से आप जमाखोरों वाली बात करना इसके लिए ठीक नहीं होगा। अगर जमाखोरों पे अगर कोई लगाम लगाना है तो कितने लोगों पे क्या लगाम लगाया बताइए ना। आपकी सरकारें हैं राजस्थान में, आपकी सरकार दिल्ली में, आपकी सरकारी मध्य प्रदेश में, एक अच्छा सवाल है, जिन भी मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। तो उसका नाम विजय गोयल जी, राजस्थान में कितने जमाखोर पकड़े गए, मध्य प्रदेश में कितने पकड़े गए, इसका जवाब? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए बात को जी। मैं आपको यहाँ आंकड़े नहीं दे सकता हूँ भी सभी राज्यों के कि किस किस के यहाँ कितने पकड़े गए, पर कुल दिल्ली के अंदर ही 107 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके अंदर 46 मामले संगीन पाए गए हैं। और केवल मैं आलू प्याज की बात नहीं करता, ऐसे भी भंडारण पाए गए हैं जिन्होंने अपनी सीमा से ज्यादा दाल और चावल स्टोर कर रखे थे। तो भाई ये लोग डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? एक सरकार काम करने के लिए अंदर आई है, तो इससे पहले तो कोई सरकार काम नहीं करती थी। तो मेरे को बड़ा देख के ताज्जुब होता है, जो लोग अर्थशास्त्री हैं वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। संजय झा जी, आप वो चाहते हैं रातों रात रिजल्ट आ जाए, कल सरकार आई है, आज रिजल्ट आ जाए, जबकि हमने अर्थव्यवस्था को, चौपट अर्थव्यवस्था को लिया है। और एक सवाल ये भी कि बहुत ही खराब हालत में अर्थव्यवस्था आपने दी है, इतनी खराब हालत में कि ऐसे इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। जी नेहा जी, देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये चुनाव प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है गोयल जी। आप हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए और आपको मालूम हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था का कितना अच्छा हाल है। कुछ चुनौतियां जरूर थी, वे हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो हमेशा हमारी समीक्षा करते हैं, ये बिल्कुल लोगों को आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, मैं आपको 10 पॉइंट देता हूं जिसके कारण पता लग जाएगा आपको अर्थव्यवस्था कैसी है। कोल्ड स्टोरेज बहुत बड़ी चुनौती है, और यदि सप्लाई चेन को और एक बड़ा मुकाबला है, तो आपकी सरकार FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल के विरुद्ध क्यों है? इसके पीछे कोई इकोनॉमिक रीजन है या एक पॉलिटिकल रीजन है कि जो ट्रेडिंग क्लास है वो आपका पॉलिटिकल वोट बैंक है? मैं एक छोटा सा जवाब विजय गोयल जी से ले लेती हूँ, फिर मुझे प्रोफेसर वल्लभ से भी बात करनी है। ठीक है विजय गोयल जी, बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में सर। आपको
आपको एक नहीं 10 कारण हमने गिनाए हैं कि हम एफडीआई रिटेल ट्रेड का क्या विरोध कर रहे हैं। ये ठीक है, हम व्यापारियों के हित के अंदर ही एफडीआई रिटेल ट्रेड की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे जब ये एफडीआई रिटेल ट्रेड आ जाएगा तो उन लाखों लोगों का रोजगार खत्म नहीं हो और हमारे यहाँ छोटे व्यापारी का जो महत्व है वो बना रहे, इस बात के लिए किया है। इसके अलावा 10 कमियां और एफडीआई रिटेल ट्रेड, ये एफडीआई रिटेल ट्रेड फॉरेन कंट्रीज में फेल हो गया तो मेरे यहाँ सक्सेसफुल होगा सिवाय जॉब आपने उसका जवाब दिया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है प्रोफेसर वल्लभ, मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, बात ये है कि हर चीज के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पेट्रोल हो, वो डीजल हो, वो रेल किराया हो, या वो सब्जियां हो, फल हो, ये जो इजाफा हो रहा है इसके पीछे जनता पूछ रही है कि ये महंगाई कभी रुकेगी भी या नहीं। देखिए, महंगाई रुक सकती है, वो कोई लाइलाज नहीं है, पर उसके लिए हमें बीटिंग द बुश बंद करना पड़ेगा, हमें उसका एग्जैक्ट कारण पे हिट करना पड़ेगा। पिछली सरकार ने भी किया। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम बात करते हैं खाद्यान्न की महंगाई का, फूड इन्फ्लेशन का। हमारी जो फसल होती है वो सीरियल सेंट्रिक हम उत्पादन करते हैं, मतलब गेहूं चावल का। अब पल्सेस, एडिबल ऑयल्स वो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एमएसपी का जो विशेष साइकिल है कि हम एमएसपी से ज़्यादा प्राइस में खरीद लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स खरीद लेती है और फिर हम उसको रिलीज कर देते हैं, तो उससे सरकार का डेफिसिट बढ़ जाता है, फिर वापस उसके लिए इन्फ्लेशन जिम्मेवार हो जाता है और फिर वापस फिस्कल। तो ये इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें पॉलिसी लेवल पे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे जो हमारी एग्रीकल्चर है वो हमें क्रॉप सपोर्ट देने की जगह हमें फार्मर को इनकम सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, हम पूरा क्रॉप सपोर्ट देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो करने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है इन्हें सरकार कब करेगी। अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें सामने निकल कर आई हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। नवाब मलिक साहब का कहना है कि सरकार गुमराह करने की बजाय जमाखोर जिनका नाम बताए, महंगाई के ठोस कारण बताने चाहिए। प्रोफेसर गौरव वल्लभ का ये कहना है कि सरकार को अब एक्शन करना चाहिए। एपीएमसी मंडी एक्ट की बात हो रही है, लेकिन ये सब होगा कब? संजय झा का मानना है कि जमाखोरी समस्या है, उत्पादन बढ़ाना होगा, फल सब्जी की जमाखोरी नहीं हो सकती, भाषण से राशन नहीं मिलेगा। विजय गोयल साहब मानते हैं कि पहले जैसी अर्थव्यवस्था चलानी है तो सब्सिडी हम दे देते हैं, दाम घट जाएंगे, पैदावार कम नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहा यह जा रहा है बार बार यूपीए की तरफ से कि आप लोगों की समस्याएं होंगी बहुत ज्यादा, लेकिन तकरीबन आप लोगों की दलीलें वही हैं। आप लोगों को भी रेल किराया बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, पेट्रोल के दाम आप भी बढ़ा रहे हैं, तो और उसके ऊपर इस तरह के बयान जो वित्त मंत्री दे रहे हैं कि जुलाई से दिसंबर की साइकिल में तो महंगाई बढ़ती है। नहीं, दलीलों से काम नहीं चलेगा, विश्लेषण से काम नहीं चलेगा। लोगों ने जो इस सरकार को जो चुना है वो काम करने के लिए चुना, महंगाई को नियंत्रित करें या फिर परचेजिंग पावर बढ़ाएं, या तो आप जो है किसी को विटामिन डी दे दें, उसको धूप लगे, या फिर उसको विटामिन डी का टैबलेट खिलाएं। तो निश्चित तौर पर जो है वो महंगाई को नियंत्रित करना इस सरकार ने प्रारंभ किया है, उस पर काम करना प्रारंभ किया है। दलीलों को जो है आप जिस संदर्भ में देख रहे हैं उससे थोड़ा संकट पैदा हो रहा है कि आपको समान दलीलें लग रही है, यहाँ कार्रवाई करती हुई दलीलें दी जा रही है। नवाब मलिक साहब, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और उसके साथ दलीलें दी जा रही हैं, यही बात लेकर आगे बढ़ रही है एनडीए गवर्नमेंट? ऐसा है कि ये मान लें कि हमने जागतिक अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है, दुनिया में जो कीमतें होंगी उसका असर देश पे होगा, ये इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। हम जब ये बात बोल रहे थे तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जागतिक अर्थव्यवस्था को हमने स्वीकारा है तो दुनिया की कीमतों का असर भारत के व्यापार पर होगा। लेकिन जहां तक ये जमाखोरी वाला जो एक मसला खड़ा किया जा रहा है, मुझे लगता है आलू प्याज पे कुछ लोगों का एकाधिकार निर्माण करने का एक प्रयास हो रहा है। हमें लगता है पेप्सी कंपनी को आलू खरीद करके सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट बनाने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। हो सकता है कि रिलायंस फ्रेश जैसे लोगों को चैन के लिए बड़ा स्टॉक की परमिशन दी जाए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं है निगाहें और कहीं है निशाना। इस ये एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं विजय गोयल जी, इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज का हिस्सा आलू और प्याज, संक्षेप में विजय गोयल जी। मुझे नहीं समझ आ रहा इससे कॉर्पोरेट को क्या फायदा पहुंचेगा कि अगर हम एसेंशियलिटी कमोडिटी करते हैं और हमने
ये भी कह दिया है कि आलू प्याज का भी एक स्टॉक, सीमित स्टॉक ही रख सकते हैं, ताकि आलू प्याज जो सीमित स्टॉक के बाद जितना भी हो वो मार्केट के अंदर आ जाए। उसके बाद हमने ये भी कहा है कि एपीएमसी के थ्रू आपको डीलिंग करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी कहा है कि किसान और जो दूसरे लोग हैं वो खुली मार्केट के अंदर ये सब बेच सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आलू प्याज की जो फसल है वो जनरली नवंबर से फरवरी के बीच में आती है। इसलिए शायद वित्त मंत्री जी ने कहा होगा, उसके बाद तो ठीक है। चलिए, वक्त मेरे पास कम है। जुलाई दिसंबर। संजय झा जी, आप, लेकिन आपको लग रहा है एक्शन में है ये सरकार? बहुत संक्षेप में। नहीं, नेहा जी और दुख है कि जब महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीबों पे होता है, आम आदमी पर होता है, वहां पर इस सरकार ने 3 महीने का और भी विलंब किया है फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट या लागू करने में, जैसे आम आदमी पर और भी ज्यादा उन पर दबाव आएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।